स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हाँ। आज हम एटेलेक्टेसिस इस विषय पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये फेफड़ों के जो सबसे छोटे हवा के थैले होते हैं ना, हाँ। मतलब वायुकोश या एल्वियोलाई, जी। उनका पूरी तरह से फैल न पाना या कह लीजिए सिकुड़ जाना है। हाँ। और इससे होता क्या है कि फेफड़ों का जो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी अंदरूनी समस्या का एक संकेत है, एक तरह से, बिल्कुल जो फेफड़ों की जो गैस एक्सचेंज की क्षमता होती है उसको कम कर सकता है। सही। हमारे पास जो जानकारी है आज वो एक मेडिकल टेक्स्ट बुक से है और उसमें कुछ अच्छे चित्र भी हैं। अच्छा। वो चित्र एटेलेक्टेसिस के जो अलग अलग कारण हैं उन्हें समझने में काफी मदद करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, विजुअल्स हमेशा मदद करते हैं, खासकर जब कोई जटिल प्रक्रिया समझनी हो। दिखाते हैं कि असल में फेफड़े में चल क्या रहा है। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि इस स्रोत के आधार पर एटेलेक्टेसिस को समझें कि ये है क्या और इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी थोड़ी गहराई में जाना। स्रोत बताता है कि एटेलेक्टेसिस का मतलब है मूल रूप से एल्वियोलर कोलैप्स, वायुकोशों का पतन। हाँ, कोलैप्स। एक चित्र है, चित्र ए, उसमें एक उदाहरण दिखाया गया है। दाहिने फेफड़े का ऊपरी हिस्सा, राइट अपर लोब, वो डायफ्राम के पास कैसे सिकुड़ गया है। सही कहा। ये कोलैप्स का मतलब यही है कि जहां हवा भरी होनी चाहिए थी, वो थैली, वो एल्वियोलस अब ठीक से खुली नहीं है। तो फेफड़े का वो हिस्सा फिर सांस लेने की प्रक्रिया में मतलब उतना प्रभावी नहीं रह पाता। स्रोत ये भी कहता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं और उनको मोटे तौर पर 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकार, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं या इन कारणों और प्रकारों को एक एक करके समझते हैं, चित्रों को ध्यान में रखते हुए। पहला प्रकार है ऑब्स्ट्रक्टिव या अवरोधक। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें कोई रुकावट है वायुमार्ग में, एयरवे में। हाँ, रुकावट। ये रुकावट ताज़ी हवा को एल्वियोलाई तक पहुंचने से रोक देती है और जो हवा पहले से वहां मौजूद थी वो क्या होता है कि धीरे धीरे आसपास के खून में रिजॉर्व हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। हाँ। हाँ, और जब हवा खत्म तो वो एल्वियोलाई पिचक जाते हैं। स्रोत में इसके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे बच्चों में कोई बाहरी चीज, कोई फॉरेन बॉडी चली जाए सांस के साथ। हाँ, ये कॉमन है बच्चों में। या फिर ऑपरेशन के बाद जैसे गाढ़ा बलगम जम जाता है, म्यूकस प्लग, या फिर एयरवे के अंदर कोई ट्यूमर बढ़ रहा हो। चित्र में भी ये साफ दिख रहा है कि रुकावट के आगे का हिस्सा कैसे सिकुड़ा हुआ है। और इसी प्रक्रिया के कारण, मतलब हवा के रिसॉर्ब हो जाने के कारण, इसे रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस भी कहते हैं। अच्छा, रिजॉर्प्शन। हाँ, रिजॉर्प्शन मतलब हवा का खून में वापस सोख लिया जाना। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे आम प्रकारों में से एक है, खासकर जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं उनमें। जैसे आपने कहा, ऑपरेशन के बाद जब मरीज गहरी सांस नहीं ले पाते या ठीक से खांस नहीं पाते, तो वो बलगम जमा हो सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है और फिर ये रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस हो जाता है। अच्छा, तो ये रिजॉर्प्शन वाला पॉइंट इसे खास बनाता है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। स्रोत इसे कंप्रेशन या संपीड़न एटेलेक्टेसिस कहता है। इसमें क्या होता है कि फेफड़े के बाहर से कोई चीज दबाव डाल रही है। बाहर से? हाँ, और उस दबाव की वजह से फेफड़े का हिस्सा पिचक जाता है, वो नॉर्मली फैल नहीं पाता। स्रोत में उदाहरण दिए हैं, जैसे फेफड़े के पास कोई गांठ हो जो जगह घेर रही हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। जैसे कोई ट्यूमर हो सकता है। हाँ, मान लीजिए कोई बड़ा ट्यूमर है या कोई लिम्फ नोड है। और एक और आम उदाहरण है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन, हाँ। यानी फेफड़े और छाती की दीवार के बीच जो जगह होती है, प्लूरल स्पेस, उसमें पानी भर जाना, तरल पदार्थ। स्रोत का चित्र दिखाता है कि कैसे ये बाहर की चीज फेफड़े को दबा रही है। बिल्कुल। और इससे अगर थोड़ा और फैलाकर देखें तो प्लूरल स्पेस में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि हवा भी जमा हो सकती है, जिसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अच्छा, हाँ। या खून जमा हो सकता है, हीमोथोरेक्स। ये सब फेफड़े पर बाहर से दबाव डालते हैं और कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस कर सकते हैं। मतलब बात यह है कि फेफड़े को फैलने के लिए जगह ही कम मिलती है, बाहर का प्रेशर उसे पिचकने पर मजबूर कर देता है। समझ गया। तो यहाँ प्रॉब्लम फेफड़े के अंदर नहीं, बाहर है। हाँ, ये फेफड़े के स्वस्थ ऊतक पर बाहरी असर है। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रकार पर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन एटेलेक्टेसिस। स्रोत इसे सिकाट्राइजेशन एटेलेक्टेसिस भी कहता है। सिकाट्राइजेशन यानी स्कैरिंग से जुड़ा हुआ। हाँ, यहाँ प्रक्रिया काफी अलग है। इसमें फेफड़े का अपना टिश्यू जो लंग पेरेन्काइमा है, उसी में कुछ परमानेंट बदलाव आ जाते हैं। अच्छा। जैसे कोई पुरानी बीमारी हुई हो, कोई इन्फेक्शन या चोट लगी हो, तो फेफड़ों में फाइब्रोसिस या कह लें कि निशान बन जाते हैं, स्कारिंग। हाँ हाँ। और ये निशान
जैसे स्किन पर कोई पुराना घाव सिकुड़ता है ना, वैसे ही ये निशान भी सिकुड़ते हैं। और इस सिकुड़न की वजह से ये अपने आसपास के जो स्वस्थ एल्वियोलाई और छोटे एयरवेज हैं उनको खींचते हैं। ओहो, अंदर की तरफ खींचते हैं। हाँ, जिससे वो विकृत हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और ठीक से फैल नहीं पाते। स्रोत में सार्गोइडोसिस जैसी बीमारियों का जिक्र है जिनमें ऐसे निशान बन सकते हैं। चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसी ये स्कारिंग फेफड़े के हिस्से को अंदर की ओर खींच रही है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि फेफड़ा खुद ही अपने आप को सिकुड़ रहा है। हाँ, ये फाइब्रोटिक बदलावों के कारण होता है। ये फेफड़े में भी हो सकते हैं या प्लूरा, जो फेफड़े की बाहरी झिल्ली है, उसमें भी हो सकते हैं। और इस तरह का जो एटेलेक्टेसिस है वो अक्सर परमानेंट होता है, मतलब इरिवर्सिबल। अच्छा, ये ठीक नहीं हो सकता? या इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें फेफड़े की जो अपनी लचक होती है, इलास्टिसिटी, वो खत्म हो जाती है। वो निशान वाला टिश्यू फेफड़े को फैलने से लगातार रोकता रहता है। तो मतलब फंक्शनल लॉस हो गया उस हिस्से का? बिल्कुल। फेफड़े का वो हिस्सा अपनी कार्यक्षमता स्थायी रूप से खो सकता है, जो मरीज की लंबे समय तक सांस लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है, भले ही जो मूल बीमारी थी उसका इलाज हो भी जाए। ये तो वाकई गंभीर स्थिति लगती है, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम चौथे और आखिरी प्रकार पर आते हैं। स्रोत इसे एडहेसिव या आसंजन एटेलेक्टेसिस कहता है। ये प्रकार फेफड़ों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ की कमी से जुड़ा है। नाम है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट, हाँ। सरफेक्टेंट वो एक तरह का डिटर्जेंट जैसा पदार्थ होता है ना, एग्जैक्टली। जो एल्वियोलाई की अंदरूनी सतह पर होता है। जी बिल्कुल। और ये उनका जो सतही तनाव है, सरफेस टेंशन, उसे कम करता है। इसका काम है एल्वियोलाई को खुला रखना, खासकर जब हम सांस छोड़ते हैं तब उन्हें पूरी तरह चिपकने से रोकना। हाँ, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। बिल्कुल। तो जब सरफेक्टेंट की कमी होती है तो एल्वियोलाई आसानी से पिचक जाते हैं और उन्हें दोबारा खोलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। स्रोत में इसका सबसे जाना माना उदाहरण दिया है जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज, उनमें होने वाला NRDS, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाँ, नवजात श्वसन संकट सिंड्रोम। इन बच्चों के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते और वो काफी सरफेक्टेंट नहीं बना पाते। चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसे सरफेक्टेंट की कमी से एल्वियोलाई चिपके हुए हैं। सरफेक्टेंट की भूमिका यहाँ बहुत ही सेंट्रल है। ये लिपिड और प्रोटीन का मिश्रण होता है और इसके बिना हमारे एल्वियोलाई हर बार सांस छोड़ने पर जैसे गुब्बारा पिचकता है वैसे ही पिचक जाएंगे और फिर उन्हें दोबारा फुलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी। NRDS के अलावा वयस्कों में भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं जो सरफेक्टेंट के उत्पादन या काम को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, वयस्कों में भी? हाँ, हो सकता है। हालांकि स्रोत का मुख्य उदाहरण NRDS है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फेफड़ों का सामान्य विकास कितना जटिल है और सरफेक्टेंट जैसे छोटे छोटे तत्व कितने महत्वपूर्ण हैं, खासकर जिंदगी की शुरुआत में। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या सार निकलता है? हमने देखा कि एटेलेक्टेसिस यानी एल्वियोलाई का पतन अलग अलग वजहों से हो सकता है। स्रोत ने 4 मुख्य कैटेगरी बताई हैं। हाँ, 4। पहली, एयरवे में रुकावट और हवा का रिजॉर्ब हो जाना, ऑब्स्ट्रक्टिव रिसॉर्प्शन। दूसरी, फेफड़े पर बाहर से दबाव पड़ना, कंप्रेसिव। ठीक है। तीसरी, फेफड़े के टिश्यू में निशान बनना और सिकुड़ने से खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन, सिकैट्राइजेशन। और चौथी, सरफेक्टेंट की कमी से एल्वियोलाई का चिपक जाना, एडहेसिव। बिल्कुल। तो ये साफ है कि एटेलेक्टेसिस कोई एक चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग अंदरूनी समस्याओं का नतीजा है। एकदम सही। और इन प्रकारों को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। जैसे जब हम एक्सरे या CT स्कैन पर एटेलेक्टेसिस देखते हैं तो उसका पैटर्न कैसा है, क्या पूरा लोब सिकड़ा है, या फेफड़े में कोई सीधी लाइन दिख रही है, या फेफड़े का वॉल्यूम कम है। ये पैटर्न हमें अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है कि इन चारों में से कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। अच्छा, पैटर्न से अंदाजा लग सकता है? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर पूरे फेफड़े का वॉल्यूम कम है और साथ में प्लूरल स्पेस में पानी दिख रहा है तो हम सोचेंगे कि शायद कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस है। अगर किसी एक लोब में ही रुकावट के लक्षण दिख रहे हैं तो शायद ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है। और ये समझना सही डायग्नोसिस और फिर सही इलाज की तरफ पहला कदम है, क्योंकि हर प्रकार के एटेलेक्टेसिस का मैनेजमेंट थोड़ा अलग हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे इन प्रकारों को समझना प्रैक्टिकली डायग्नोसिस में मदद करता है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर एटेलेक्टेसिस के 4 मुख्य तंत्रों को समझा।
रुकावट, दबाव, सिकुड़न और आसंजन। इस चर्चा के आखिर में एक विचार ये भी है कि हालांकि ये चित्र और ये वर्गीकरण ये प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, लेकिन असल में रियल लाइफ में अक्सर एक से ज्यादा कारण एक साथ मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, मिक्स्ड भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी को निमोनिया है तो उसमें बलगम से रुकावट ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकती है, और फेफड़े की सूजन के कारण प्लूरल एफ्यूजन कंप्रेशन भी हो सकता है। ये तो है। तो इसलिए ये सोचना महत्वपूर्ण है कि इन बेसिक मैकेनिज्म की समझ हमें मरीज के लक्षण, उसके साइन और जो इमेजिंग फाइंडिंग्स हैं उन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर बनाने में कैसे मदद करती है, ताकि हम सिर्फ एटेलेक्टिसिस का नहीं बल्कि उसके पीछे जो मूल कारण है उसका प्रभावी ढंग से इलाज कर सकें। सही। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कभी-कभी एक प्रकार का एटेलेक्टिसिस दूसरे को जन्म दे सकता है? ये आगे सोचने का एक बिंदु हो सकता है। बिल्कुल, सोचने लायक बात है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी।